नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोहन भागवत का भाषण हुआ, लंबा-चौड़ा भाषण, बड़े प्रवचन टाइप का भाषण। तो मैंने सोचा कि आज मैं उस पत्रकार से बात करूं जो संघ मुख्यालय से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर रहता है, नागपुर में रहता है। मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के 2.5 किलोमीटर दूर घर रहता है और गडकरी का घर भी 7-8 किलोमीटर दूर है। नागपुर की पल-पल की खबरें हैं। मैंने जब राजीव रंजन से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। बोले नागपुर में बड़ी चर्चा चल रही है कि गडकरी साहब को संजय जोशी की जान को खतरा है। गडकरी साहब तो पीएमओ में भी नहीं जा रहे चाय पीने। तो मैंने कहा चाय से क्या मतलब? एक झटके में बहुत सारे नाम गिना दिए राजीव रंजन ने, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं, कि इन सबको कैंसर क्यों हुआ था। राजीव रंजन कह रहे हैं कि मोदी जी भी तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं। मेरा तो दिमाग चकरा गया सारी बातें सुन के कि ये सारी बातें आखिर क्यों और किस लिए हो रही हैं। मैं तो कनेक्शन पूछने गया था राजीव भाई से पास कि नागपुर का संघ का बीजेपी का रिश्ता क्या है। क्या संघ को इतने बढ़िया बढ़िया 5 स्टार ऑफिस बना के दिया मोदी जी ने तो संघ तरस खा रहा है, या मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं चमचगिरी का कि संघ तरस खा जाए। लेकिन जबरदस्त जबरदस्त खुलासे कर दिए, पूछा, तरह तरह की बातें इस चर्चा में निकल के आई कि जो राफेल का सच जानते थे उन सबको कैंसर हुआ। पता नहीं क्या कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेके चलता हूँ सीधा राजीव रंजन के पास। बड़ा धमाकेदार, बड़ा भयंकर बातचीत है ये। लेकिन मैं बातचीत को बातचीत के तरह सुनिएगा, कोई आप बहुत तथ्यात्मक बात नहीं है। लेकिन जब चर्चाएं बहुत आम हो जाती हैं, जब संघ के मुख्यालय तक चर्चाएं जाती हैं कि पीएमओ में ऐसा क्या है, क्या वास्तव में कुछ तंत्र मंत्र का भी होता है मामला। चलते हैं राजीव रंजन के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनिए पूरी बातचीत। स्वागत है भाई राजीव भाई आपका। आप नागपुर बैठे हैं, विजयदशमी का पर्व, भागवत जी के बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण। मुझे हंसी आ रही है कि जब भागवत जी जो प्रवचन दे रहे थे उनको मोदी और योगी तो मानते नहीं है। सबको सामाजिक सद्भाव के साथ रहना चाहिए, सभी लोगों को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जरा जरा सी बातों पर सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, प्रशासन जो है सबको समान भाव से देखे, ऐसा धारणा बननी चाहिए। लंबी चौड़ी नौटंकी वाली बातें हैं। मुझे बात देख के बड़े हैरानी हुई कि मैंने कई सालों से देखा है विजयदशमी का पर्व जो संघ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहली बार मुझे देखा कि भागवत जी के इधर-उधर पिक्चर वाले स्टाइल में जैसे अक्षय कुमार आते हैं, उधर-उधर डॉन बन के और सिक्योरिटी गार्ड चल रहे होते हैं। तो बढ़िया-बढ़िया गन लेकर इधर-उधर भागवत के चल रहे थे। तो जब इतनी सिक्योरिटी मोदी जी ने दे दी, इसका भी लुत्फ़ लगा दिया मोदी जी ने। अब मैंने देखा था मुलायम सिंह यादव को माना जाता था कि वो धरती पुत्र कहते थे, क्योंकि बड़ी मेहनत किया करते थे ज़िंदगी में। पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहा करते थे। लेकिन फिर बाद में एक अमर सिंह नाम के मित्र उनके बन गए और फिर अमर सिंह ने उनको बॉलीवुड की ज़िंदगी भी दिखा दी। उसके बाद मुलायम सिंह की राजनीति काफ़ी बदली। तो इनकी ज़िंदगी में भी, भागवत की ज़िंदगी में मोदी जी आ गए। तो वो संघ के प्रचारक जो दफ्तर में खिचड़ी बना के खाते थे, वो ज़मीनों का धंधा करने लगे। लखनऊ में एक क्षेत्रीय संगठन मंत्री बीजेपी के आए, एक बड़े बेसहाय साहे साहब बड़ा बेसहाय कर गए लोगों को, उनके संग धंधे में लग गए। करोड़ों की ज़मीनों के सौदे हो गए, इनकम टैक्स पे छापा मारा, 500-600 करोड़ की ज़मीन जब्त हुई। और साहे साहब आजकल तरह-तरह की कहानियाँ बताते हैं, हमने कि ये कर दिया, उसका अफ़सर का ये कर दिया। तो पीछे संघ के संगठन मंत्री। तो संघ के लोग इस तरह दफ्तर में धंधे हो गए, क्योंकि हर जिले में 5 स्टार होटल जैसा संघ का दफ्तर बन गया। तो मोदी जी भी अमर सिंह की तरह आ गए भागवत की ज़िंदगी में। मैं समझना चाहता हूँ कि अब इस राजनीति का मतलब क्या है? भागवत के ये संकेतों में बात करना, पहले कहना कि 75 साल पूरे होने पे आप जी को साइड में हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए, और फिर बाद में कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। ये खेल क्या है भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच, चल क्या रहा है? देखिए संजय जी, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि जो नेपाल में घटनाएं हुई हैं विगत एक महीने के अंदर में, उससे ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि संघ भी अंदर से हिला हुआ है। और ये जो भय और डर जो है, आज के भाषण में आपको उसका पुट जो है, प्रतिबिंब जो है वो नजर आया है। आपने 11 साल से लोगों के घर जो हैं वो बिना कोर्ट कचहरी में केस में फाइनल डिसीजन आए, आपने बुलडोजर के माध्यम से जो है पूरा का पूरा घर आपने गिरा दिया।
आपने लोगों को इस तरीके से परेशान किया है कि लोगों के घर ले लिए गए वहां मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने के नाम पे। तो ये बात जो आज की गई है वो ऐसी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आपने जो एक लाइन बोला शुरुआत में कि ना तो योगी मानते हैं ना मोदी मानते हैं, तो ये मोहन जी भागवत ने किसके लिए भाषण दिया है? जो आज का भाषण हुआ है किसके लिए हुआ है? ये आज का भाषण मोदी, योगी और पूरे भाजपा के लिए ही उन्होंने दिया है। उन्होंने संकेत में समझाया है कि जो नेपाल में हो रहा है और जिस तरीके से आतताई के रूप में आप लोगों का एक इमेज क्रिएट हो रहा है, ये टाइम है, रहते संभल जाओ। ये अगर नहीं आप संभले तो फिर इसके विनाशकारी परिणाम जो है वो ना केवल नेताओं को बल्कि पूरी पार्टी को झेलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो गई है अभी ऐसा संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में दो फाड़ हो गए हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो तबका है जो सीनियर लोगों का है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी आते हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं और इनके चाहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, शहनवाज हुसैन हुए, नितिन गडकरी हुए, ये एक अलग गुट है। दुख की बात यह है कि इस गुट के अंदर में एकमेव नितिन गडकरी को छोड़ दे तो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो है वो मेन फोकस में नहीं है, वो पावर के उसमें नहीं है, डोमेन में नहीं है। तो मोहन भागवत की बात मानने वाला यही गुट है। दूसरा जो गुट है वो तो पूरे कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोगों के साथ में बैठा हुआ है। जो मोदी बोल लीजिए आप, अमित शाह बोल लीजिए, जो गुजरात लॉबी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आरएसएस के हाथ से बाहर लगभग निकल चुकी है। और इनको ये लगता है कि देश की पूंजी जो है और पूंजीवादी लोग जो है वो हमारे साथ में खड़े हैं, तो हम अपना संगठन बना डालेंगे, हमें किसी बात का भय नहीं है। और बार बार मोहन भागवत जो है वो कई बार आह्वान कर चुके हैं, इशारा कर चुके हैं, परंतु ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस मतलब उनके सारे आह्वान भी जो हैं वो डी फेयर पे जा मतलब उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि मतलब नागपुर के अंदर में ये बहुत गर्म चर्चा है कि नितिन गडकरी जी जो हैं उनके जो चाहने वाले लोग हैं, कई लोगों से जो है मुझे एक ही तरीके के संदेश मिले, मैसेज मिला है कि गडकरी साहब की जीवन को खतरा है। बात यहां तक बढ़ गई है, ये अंदर की बात है। मुझे लोगों ने भेजे हैं उनकी कुंडली कि आप कृपया करके राजीव नारायण शर्मा जी को ये बढ़ाइए कुंडली गडकरी साहब की और संजय जोशी की, और दिखाइए कि कहीं इनके ऊपर में घात तो नहीं हो सकता है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ये किसने भेजा? मतलब नागपुर के लोग हैं, नागपुर के गडकरी साहब के चाहने वाले जो लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को ये लग रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि जो जो व्यक्ति जाके पीएमओ में चाय पिया है, बिस्किट खाया है, उन सबको कैंसर हो गया है। तो अभी तो सुनने में आया, ऐसा बताया जा रहा है कि गडकरी साहब जो हैं वो तो जा भी नहीं रहे पीएमओ, चाय पीने ही छोड़ दिया उन्होंने इस भय में। तो मतलब ये आपको मैं जो बात जो नागपुर में गर्म चर्चा है उसके बारे में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं चाय पे चर्चा इतनी भारी हो गई कि उन सबकी मौत हो गई एक। अरे आप देखिए ना, मुझे ये बताइए, कैंसर जो है किसी भी जूनियर टाइप के लीडर को हुआ ही नहीं आज तक भाजपा के अंदर में। अनंत कुमार कैंसर से गए, सुषमा स्वराज कैंसर से गई, सुशील मोदी कैंसर से गए, मनोहर पर्रिकर कैंसर से गए। आप मेरे को नाम, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर जो यहाँ पे लोगों का संशय है, ऐसे तो अरुण जेटली भी, वो तो मोदी जी के करीबी, अरुण जेटली नहीं, अरुण जेटली भी गए, बिल्कुल। अरुण जेटली जी जो है किसी वक्त में करीब थे, गडकरी जी भी करीब थे, राजनाथ सिंह भी करीब थे। यही लोग तो थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है वो बोला था कि भैया ये पीएम के कैंडिडेट 2013 में रहेंगे, ठीक है। तो ये कहना पीएमओ की चाय से क्या मतलब है? आपका मतलब है कि कुछ तांत्रिक वांत्रिक क्रियाएं, एक दिन आप बता रहे थे कि मोदी, देखिए, मैंने पहले भी आपके इसमें बताया है कि मुझे बहुत ही करीबी लोगों ने बताया है कि नरेंद्र मोदी तंत्र मंत्र विद्या के बहुत ही पारंगत व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसा मुझे बहुत ही खुफिया सूत्रों ने मेरे बताया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा, आपकी बातों में मजा इसलिए आ रहा है कि आपके घर से संघ मुख्यालय कितनी दूर होगा? कितने, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? नहीं, 8 किलोमीटर के आसपास नहीं, 2 किलोमीटर फडणवीस जी का घर है। हाँ, मोहन भागवत जी जहाँ रहते हैं वो आपके घर से और उनके घर के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी। 8 किलोमीटर तो होता नहीं, हमारे घर से हजरतगंज चले जाओ तो 8 किलोमीटर हो जाता है, गोमती नगर से हजरतगंज 8 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरा बात, गडकरी साहब आपके घर से कितनी दूर रहते हैं?
गडकरी साहब पहले 2.5 किलोमीटर था घर, अभी एयरपोर्ट के पास चले गए तो होगा 8-9 किलोमीटर होगी। 8 नागपुर बड़ा 8 शहर नहीं किलोमीटर है। दूरी पे संघ मुख्यालय है, 8 किलोमीटर की दूरी पे गडकरी साहब हैं, फडणवीस साहब। 2-2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यानी एक देश का एक ऐसा पत्रकार जो खोजी पत्रकार है, राजीव रंजन सिंह जिसका नाम है, वो अंदर की खुफिया खबर भी निकाल लाता है। वो संघ मुख्यालय से मोहन भागवत जी जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ चिंतन करते हैं, जहाँ सोते हैं, उनसे 8 किलोमीटर की दूरी पे गडकरी साहब जो वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर है, उनके घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे, और मुख्यमंत्री फडणवीस के घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर के सीनियर जर्नलिस्ट में राजीव रंजन का नाम आता है। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि आपके पास जानकारियों का इतना बड़ा खजाना होता है। चूंकि मेरी ज्योतिष विद्या में रुचि भी है, अध्ययन भी है, और करता भी शो हूँ। एक बड़ा वर्ग जो है उसको खराब कहता है, एक बड़ा वर्ग प्रशंसक है, अलग अलग विषय। मेरा ज्योतिष में रुचि है, मैं मानता भी हूँ। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि नागपुर में चर्चा है, इस बात की चर्चा है कि गडकरी की जान को खतरा है और वो बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पीने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। वो लोग कहते हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा कि नेताओं के यहाँ ये होता है कि भैया उनके घर का जो ज्योतिष में और तांत्रिक क्रियाओं में माना जाता है कि उसका कुछ छुआ खा मत लेना, उसके इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय की घर की चाय के लिए भी मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल्कुल यकीन मत करिए इस बात पर। मैं सब दर्शकों से कह रहा हूँ, एकदम यकीन मत करिए। लेकिन कभी कभी होता है कि जब समाज में ये चर्चाएं फैल जाती हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। अब आपके सामने हमारे साथी राजीव रंजन, हमारे तमाम दर्शकों से मैं कह रहा हूँ, आपके सामने हमारे मित्र राजीव रंजन जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे रहते हैं, और वो कह रहे हैं नागपुर में, यानी नागपुर मतलब संघ मुख्यालय जहाँ भागवत ने भाषण दिया था, भागवत जी ने भाषण दिया था, वहां पे बैठा आदमी कह रहा है कि नागपुर में चर्चा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में गए, चाय पी और गए, और फिर वो एक लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं कैंसर वालों की। मुझसे ये बात और भी लोगों ने कही थी, लेकिन मैंने बात को हंसी में टाल दिया कि मैंने कहा इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं लगता है। लेकिन आप जब कह रहे हो कि ये चर्चाएं अब नागपुर तक पहुंच गई, मैंने तो चर्चाएं लखनऊ में सुनी थी कि जिसने 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 चाय पी, उससे तो दूसरे संदर्भ में कहा कि जो राफेल का सच जानते थे वो सब निकल गए हैं। अलग अलग संदर्भ में लोग कहते हैं, मतलब देखिए इस तरह। कारण ये संजय जी बात समझिए आप, एकमेव नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, जिसने कुछ काम किया है, उस व्यक्ति के पीछे ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। अंदर में आप भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति समझिए, कार्य किस तरीके की संस्कृति है पार्टी के अंदर में, कि जो सबसे मोस्ट परफॉर्मिंग नेता था बीजेपी के अंदर में, आज उसी को किस तरीके से सूली पे लटकाया जाए उसकी तैयारी चल रही है। आप देखिए जब वायर ने जब अमित शाह के बेटे के ऊपर में स्टोरी किया था कि उनका कमोडिटी का बिजनेस का किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा, तो जय शाह और अमित शाह ने वायर को क्या मैसेज रिप्लाई क्या दिया था कि कमोडिटी के बिजनेस में रेवेन्यू मायने नहीं रखता है। अब वही गुजरात लॉबी जो है वो फीड कर रही है कि गडकरी, नितिन गडकरी के जो बेटे हैं निखिल गडकरी, उनकी जो कंपनी है उसका रेवेन्यू जो है कुछ 15-20 करोड़ से बढ़ के 500-600 करोड़ हो गया, कुछ नंबर है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर भी ध्यान में नहीं है। परंतु कमोडिटी बिजनेस के अंदर में जो जय शाह के ऊपर में फंडा लागू नहीं होता, वो नितिन गडकरी के बेटे के ऊपर में लागू होता है। ये अपने आप में हास्यास्पद बात है कि नहीं है भाई? मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, 23 साल से बिजनेस जर्नलिज्म कर रहा हूं, बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन्स के लिए मैंने काम किया है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि कमोडिटी बिजनेस में वाकई में रेवेन्यू मायने नहीं रखता है। अगर मुकेश अंबानी का 10 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो वो टर्नओवर इसलिए है क्योंकि भाई आप ऑयल जैसी कमोडिटी में डील करते हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मायने रखता है कोई भी कमोडिटी बिजनेस में, और ये बहुत ही थिन 2%, 3%, 4% के मार्जिन पे काम करते हैं। जिस नितिन गडकरी ने 107 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में जो है उसके लिए काम किया, जिसमें से 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पीएम ऑफिस ने, नरेंद्र मोदी ने रोक दिया किसी कारणवश। एनएचआई का सेक्रेटरी भी पीएमओ से भेजा गया, हाईवे मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी भी पीएमओ से गया, फाइल मिनिस्टर पास कर रहा है, सेक्रेटरी लोग अटका दे रहे हैं। उस व्यक्ति के पीछे में जिसने सबसे ज्यादा काम किया है
उसके पीछे में पूरी एक भयानक लॉबी लग गई है, और उस लॉबी के अंदर जो है तमाम तरीके के जो है प्रचार तंत्र लग गए हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किस तरीके से गलत कार्यों में लिप्त है। अंदर की बात बता रहा हूं, इनकी कंपनी की हालत ऐसी है कि बैंकों को पैसे देने के लिए भी इनके पास में अगर टाइम से पैसे नहीं आए ना, तो पैसे भी ना दे पाए। आपको अंदर की हकीकत बता रहा हूं, गडकरी के बेटों की एग्जैक्टली यही हालत है उनकी। वो तो बता रहे कि हजारों करोड़ की कंपनी हो गई है, उसके शेयर इतने बढ़ गए, वो टर्नओवर है, वो रेवेन्यू है, मैं वही बता रहा हूं, रेवेन्यू है, रेवेन्यू। पर रेवेन्यू आपके पास बचता नहीं है ना, आपके पास बचता प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमा रही है इनकी एक कंपनी है सियान एग्रो, जो मार्केट में लिस्टेड है। इन लोगों को खुद नहीं मालूम कि उसके शेयर कौन खरीद रहा है। पूरे गुजरात के जो हैं वो ब्रोकर्स लग गए हैं, वो पूरा का पूरा शेयर ही खरीद डाल रहे हैं, फ्लोटिंग शेयर है ही नहीं, रोज अपर सर्किट के। कारण क्या, गुजरात लॉबी को भाई कुछ भी करके इनको इनका नाम खराब करना है, इनको बदनाम करना है। तो गुजरात शेयर जो भी फ्लोटिंग शेयर है वो खुद ही खरीद बेच के खरीद ले रहे हैं वो लोग। इनको खुद को नहीं मालूम है कि कौन खरीद रहा है शेयर। मेरे 20 दिन अपर सर्किट लगा है गडकरी के, जो निखिल गडकरी की जो कंपनी है, शेयर का रेट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, और उसके वैल्यू बढ़ेगी तो बदनामी होगी कि कंपनी ओके इतनी बड़ी होगी। और दूसरा फिर इंक्वायरी बैठेगी, सेबी इंक्वायरी करेगा कि ये कौन है भाई, ये कैसे के सियान एग्रो के शेयर जो है 25 दिन से लगातार जो है अपर सर्किट मार रहे हैं। ये संजय जी, मैं अपने प्यारे 4PM के दर्शकों के लिए बता देना चाह रहा हूं कि बहुत बड़े लेवल की साजिश अंदर चल रही है। ठीक है, मेरे को गडकरी साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके बेटों से मैं आज तक मिला हूं, ना मेरे को 1 रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से काम है, ना भारत सरकार से काम है, ना नितिन गडकरी से काम है, किसी से कोई वास्ता नहीं है। परंतु मैं जो नागपुर के अंदर में गर्म चर्चा है उससे मैं दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। इनको कहा जाता है कि इथेनॉल के धंधे में पैसा बना रहे। अरे सबसे ज्यादा इथेनॉल जो है वो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो बेच रहे हैं, जहां शुगर की फैक्ट्री रहेगी। और महाराष्ट्र के अंदर में सारे कांग्रेस और एनसीपी लीडर्स जो है उनके पास में गन्ने की जो है वो शुगर इंडस्ट्री है। तो गडकरी का बेटा कहां से ये बेच रहा है यार? 33 कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, जो आज की डेट में इथेनॉल में टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेरे को जानकारी मिली है। तो एक आप गडकरी को निकाल रहे हो, छुटपुट सा कुछ 1% भी नहीं होगा, 2% जो बेच रहा, पर इथेनॉल स्कैम ऐसा बना दिया है कि नितिन गडकरी पूरा का पूरा कोई इथेनॉल का स्कैम करने बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार तंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे परफॉर्मिंग लीडर था, जिसने 11 साल में सबसे ज्यादा काम किया, उसके इमेज को टार्निश करने के लिए चलाए। इसी को राजनीति कहते हैं। मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, इस बात को समझिए, जिस व्यक्ति ने 2014 से लेकर 2019 तक सबसे बेस्ट परफॉर्म किया इस गवर्नमेंट के बाद, और 2019 में आने के बाद में गुजरात लॉबी ने बैंड बजा दी इनकी, और 2000, और उसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है वो 4PM को भी दिया जा रहा है, संजय जी, मेरे को और आपको, कि जो हमने संजय जोशी का नाम जो है, जो हमने एक्सपोज, मतलब जो बताया हमने, अगर हम नहीं बताते तो शायद आज संजय जोशी सही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते। अब लोग जो है मेरे को बददुआ दे रहे नागपुर में कि ना 4PM में बोलते और ना जो है ये संजय जोशी जो है वो ये बनते। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरी तरीके से गुजरात लॉबी सक्रिय हो गई है। 4PM देखते हैं लोग, और इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई इन लोगों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वैकल्पिक मीडिया में ही बात हो रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो सिर्फ मोदी गुणगान कर रहा है, सच्चाई कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, तो सच्चाई जो है ये मैंने आज दर्शकों के सामने रखा है। आप देखिए, अंजलि दमानिया जी, जो आम आदमी पार्टी की एक टाइम में लीडर थी 2014 में, जिन्होंने नागपुर से इलेक्शन लड़ा था नितिन गडकरी के खिलाफ में 2014 में, उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले खुलासा किया कि इथेनॉल का बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा। उन्होंने बोला मैं 17 अलग अलग एडिशंस में निकालूंगे, ऐसे मुझे पता चला। कहां गए सारे एडिशन, कहां गायब गए भाई? बोला ये तो पहले एडिशन का खुलासा किया मैंने, तो बाकी एडिशन क्यों रुक गए? आप लेके आइए और उसके ऊपर में बैठाइए आप जांच, आपको समझ में आएगा कि इथेनॉल में, शुगर में खेल करने वाले कौन लोग हैं। मैं तो बोलता हूं सीबीआई से एक बार इथेनॉल की पूरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए, और यह समझ लिया जाना चाहिए कि भाई गडकरी कितना इथेनॉल में कर रहे हैं, कितने कांग्रेस के लीडर हैं, कितने
जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कितने उड़ीसा के लीडर हैं, वो सारा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सिर्फ नाम लेके जो है बदनाम करने का विदाउट एनी एविडेंस, ये बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि 107 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जिस व्यक्ति ने, आप पंजाब में चले जाइए, मेरा बचपना पूरा पंजाब में बीता है, मुझे वहां भी मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई आपके गडकरी साहब ने हमारे यहाँ कितने हाईवे बनवा दिए। तो मैं गडकरी जी का कोई प्रचार नहीं कर रहा, ना मेरे को कोई लेना देना उनसे, परंतु मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि क्या वास्तविकता मोदी सरकार की रही है और किस तरीके से इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है नितिन गडकरी को, जो उनको नहीं मिलना चाहिए था। आज आप देखिए हमारी विदेश नीति बहुत बड़ी फ्लॉप शो हुई है। आप देखिए नेपाल से लेके बांग्लादेश तक हर सार्क कंट्रीज जो हमारे आजू बाजू में, सब आज भारत के खिलाफ है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बड़े जीरो फ्लॉप शो, बहुत बड़े फ्लॉप शो जीरो साबित हुए। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया, ये कुछ रोक नहीं पाए। आप देखिए किस तरीके से जो है ट्रेन के हादसे हो रहे हैं। अश्वनी वैष्णव बिग जीरो, शून्य। पर इन लोगों को ऐसा हीरो बनाया जा रहा है कि ये लोग जो है ये विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी बिग फ्लॉप शो, जीरो। अमित शाह जीरो। मणिपुर जल रहा है, लद्दाख जल रहा है, जीरो है लोग। इन लोगों ने इतना बड़ा फेलियर किया, पर इन सभी लोगों का मीडिया प्रचार कर रहा है विकास पुरुष और ये सब बता के। और जिस आदमी ने वाकई में काम किया, उस आदमी की पूरी बैंड बजाने की जो है तैयारी लग गई है। जी संजय जी, आपने तो बड़े भयंकर खुलासे कर लिए। बीच में संजय जोशी कहाँ है? मेरे सूत्र बता रहे थे कि फिर बात चली, संजय जोशी का नाम चलता है, खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कोई पार्टी का, ऐसे चलता रहेगा? देखिए संजय जोशी जी जो हैं वो जब तक मोदी जी हैं, ऐसा सुनने में आया है कि वो उन्होंने बोला है कि आरएसएस को कि मैं इसको तो आने नहीं दूंगा। किस पर्सनल लेवल की खुंदस है, क्यों खुंदस है, ये संजय जोशी और अपना नरेंद्र मोदी जी यही दोनों क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने संजय जोशी को बोला भी कि जाके आप मोदी से मिलिए और पता कीजिए कि भाई क्या उनको ग्रीवेंस है, क्यों आपके खिलाफ है। संघ के भी कई लोगों ने उनको बोला। ऐसा मेरे सुनने में आया कि 8 बार संजय जोशी ने टाइम मांगा नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। 8 बार जो है इनके मतलब इनके फोन तक को रिसीव नहीं किया गया। कोई बहुत ही जूनियर सेक्रेटरी लेवल पे बोल दिया गया कि टाइम नहीं है आपसे मिलने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से एक व्यक्ति जो है आगे से खुद चल के चीजों को क्लियर करने के लिए आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आपसे कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है। कि इससे आप घमंड, इससे आप दंभ, इससे आप अहंकार जो है वो समझ सकते हैं। और नरेंद्र मोदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि आज जो पूरा भारत भुगत रहा है टैरिफ की मार डोनाल्ड ट्रंप की, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप को भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसका पूरा का पूरा जो परिणाम है, वो परिणाम पूरा देश भुगत रहा है आज की डेट में। ये जो टैरिफ की मार पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पड़ रही है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप किसी से भी पूछिए, संघ के अंदर में सब व्यक्ति ये स्वीकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वीकार करेंगे, यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी नेता स्वीकार करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के दंभ, अहंकार, घमंड के कारण जो है पूरा का पूरा देश जो है आज भुगत रहा है। और अंदर ये बात चल रही है कि भाई जो एसेट था आज वो लायबिलिटी बन गया है। अब इस लायबिलिटी से कैसे पिंड छुड़ाया जाए, यही इन लोग के जी का जंजाल बना हुआ है। मुरली मनोहर जोशी जी जो रह के अपने ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और कोर्ट में वक्तव्य दे रहे हैं और जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये लार्जर पिक्चर अगर कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा। इनिशिएटिव शुरू हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि इस देश के जितने भी कैपिटलिस्ट है वो सब के सब नरेंद्र मोदी के पीछे अपनी पूंजी लेके खड़े हुए हैं। और वही सबसे बड़ी समस्या आ रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स, वृद्ध लीडर्स हैं या वयोवृद्ध लीडर्स हैं या जिनको कहीं हाशिए पे धकेल दिया गया है, वो पूंजीपतियों से नहीं लड़ पा रहे। वो नरेंद्र मोदी से तो लड़ लेंगे इंटरनली पार्टी के अंदर में, पर पूंजीवादी लोग जो है, जो जिनके पास पूंजी है, वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और यही आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वयोवृद्ध और वृद्ध लीडर्स के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अब मोहन भागवत के तेवर वैसे ही हैं
मोदी जी पे दवा बनाएंगे, या फिर मोदी जी इतने लंबे लंबे लेख अखबारों में भागवत की संघ की जो चमचागिरी करने के लिए लिख रहे हैं, क्या भागवत की बर्फ पिघलेगी, कुछ थोड़े ठंडे होंगे भागवत, या संघ प्लानिंग करता रहता है, माफ नहीं करता, जो जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें संघ की जरूरत है नहीं है। तो इतने बड़े बड़े लेख करने के बाद, इतनी तारीफ करने के बाद क्या संघ पिघलेगा, या आप मोदी जी को निपटाएगा ही निपटाएगा? देखिए, मोदी जी तो पूरी तरीके से चमचागिरी करने में लगे, इसमें कोई शक नहीं। आप बताइए कौन है आरएसएस? आपने क्यों 100 रुपए का सिक्का निकाला आरएसएस के नाम पे? कितने एनजीओ के नाम पे निकलते हैं? और ये एनजीओ है भी कि नहीं है? सर्टिफिकेट है क्या एनजीओ का आरएसएस के पास में? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज भी जो है लोग उसके जवाब ढूंढ रहे। तो एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करता है, आरएसएस के लिए सिक्के निकालता है 100 का। ये क्या न्यूज दे रहा है, क्या मैसेजिंग कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आरएसएस गलत संस्था है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है आरएसएस में हैं, और मैं मतलब वो उतने ही देशभक्त हैं जितना मैं देशभक्त हूं, और या जितने आप देशभक्त होंगे दूसरे देशभक्त होंगे। आरएसएस से कोई मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, आरएसएस के अंदर में। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि उनकी थिंकिंग सोची जाए तो वो थिंकिंग ठीक नहीं है भारत देश के लिए, आरएसएस की जो थिंकिंग है। और ये चीज मोहन भागवत जी को बहुत बार समझाया गया है, तब जाके मोहन भागवत जी आज की डेट में जो है ये भाषण देने लगे हैं कि समाज में कोहेशन होना चाहिए, समाज अलग नहीं जाना चाहिए। इस चीज से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है, जो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उस एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को लीड करते हैं, वो लोग के अंदर में अंदर ही अंदर कहीं जो है वो कंपन पैदा हो रखी है, और वो लोग किसी भी तरीके से पैचअप करना चाह रहे हैं। समस्या ये है भारत के अंदर में कि पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले भी बहुत कम लोग हैं। जो आरएसएस या बीजेपी के लोग बताते हैं ऊपर ऊपर में बड़े लेवल पे, वो लोग वही जाके टीवी पे बोल देते हैं। ऊपर के लोग तो कभी अपनी संस्था के बारे में गलत या खुफिया जानकारी नहीं देंगे, आपको चीजें नीचे से ही मिलती है इंफॉर्मेशन। परंतु कहने का अर्थ यह है कि आरएसएस जो है बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, और नरेंद्र मोदी जो भी अभी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे सिक्का निकालना हो 100 रुपए का जो आज निकाला, या लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करना हो, लोग मेरे जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे मेरे कांग्रेस के नेता जो मित्र हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस कौन है भाई, क्यों निकाला आपने इसके नाम का सिक्का? ये बहुत गलत इमेज, बहुत गलत मैसेज दे रहा है, और एकदम सही बोल रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स। तो मेरा कहना है कि ये चमचागिरी कहीं जो है वो एक सबूत जो है नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आरएसएस के टॉप पे जो 8-10 लोग बैठे हुए हैं वो कब तक इस चीज को स्वीकार करते हैं, कितने मोदी जी के घेरे में आते हैं, ये हमको भविष्य में पता चलेगा। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी बातचीत की, बताया, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि राजीव रंजन जी पूरी बातचीत सुनी, मुझे यकीन है आप भी हिल गए होंगे, बात ही ऐसी थी। बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।